हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ कुशल होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने माँ बाप का जो उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए आप दिल जान से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आज तक जो वीडियो बनाई है, जो भी आपको पढ़ाया, उसमें मैंने उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में बता रहा था। इसमें से मैंने आपको जो उसका भौतिक विभाजन था, भौतिक विभाजन के बारे में बता दिया था। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह मोस्टली उसका जो प्रादेशिक विभाजन है। जैसे भौतिक विभाजन था, उत्तर के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा था मैंने। दो भागों में मैंने भौतिक विभाजन के बारे में आपको बता दिया था। आज जो आपको बताने जा रहा हूं मैं, वह प्रादेशिक विभाजन है। प्रादेशिक विभाजन ऐसे विभाजन का को कहा जाता है जिससे यह विभाजन नदियां करती हैं और नदियों के आधार पर ही उसके क्षेत्र विशेष का नाम रखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरा जो टॉपिक है वह उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान मेरा टॉपिक है, इसे आप डाल लीजिए। मित्र, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप मेरे जैसा भी अपना एक मैप बना के रखें और मेरे साथ अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें, ताकि आप मैं जो लिख बताऊं उसे आप पॉइंटों में नोट करते जाएं, जिससे एक आपका अच्छा नोट्स तैयार हो सके। और आशा करता हूं कि आप ऐसा जरूर कर रहे होंगे। तो देखिएगा, मैं उत्तर भारतीय विशाल मैदान को दो भागों में बांटा था। उत्तर भारत के विशाल मैदान को मैंने दो भागों में बांटा था। एक बताया था मैंने भौतिक विभाजन। विभाजन एक भौतिक विभाजन बताया था। इसमें मैंने सबसे पहले जो बताया था आपको, वह भावर का क्षेत्र बताया था। भावर का क्षेत्र, भावर का मैदान, भावर का मैदान। दूसरा बताया था तराई का मैदान। तीसरा बताया था मैंने बागर, बागर का मैदान। चौथा बताया था मैंने आपको, इसी में एबीसीडी करके, ये बी है, ये सी है और ये डी है, खादर का मैदान। और फिफ्थ नंबर पर आपको बताया था एबीसीडी, ई में आपको डेल्टा, डेल्टा का मैदान, डेल्टा का मैदान। ये मैंने बता दिए थे। भौतिक विभाजन में मैंने जो आपको बताया था वह भावर का मैदान बता दिया था, तराई का मैदान बता दिया था, बागर का मैदान बता दिया था आपको मैंने, खादर का मैदान बता दिया था और डेल्टा का मैदान बता दिया था। इन सब के बारे में जो लास्ट वीडियो है मित्र, उनको आप जाकर के एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको जो मैंने पढ़ाया है, पढ़ाने जा रहा हूं, वो आपके समझ में आ जाए। तो देखिए, इसमें भौतिक विभाजन आपको बता दिया था। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो प्रादेशिक विभाजन बता रहा हूं। और प्रादेशिक विभाजन का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है और एक क्षेत्र विशेष के नाम पर इनका नाम रखा गया है। सबसे पहले देखिएगा, प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, आप मेरे अनुसार नोट कर लीजिए मेरे साथी। प्रादेशिक विभाजन में सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये राजस्थान का मैदान है, आप मैप बनाइए इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग ड्राइंग करिए। तो ये सबसे पहले क्या है, राजस्थान का मैदान है, जिसे आपको दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। उसके बाद ये दूसरा वाला है, ये पंजाब या हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान। इसे पंजाब या हरियाणा का मैदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पंजाब या हरियाणा का मैदान। ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, जिसका निर्माण मोस्टली गंगा नदी द्वारा हुआ है। इसको ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। इसके बाद जो बिहार वाला क्षेत्र है, इसे मध्य गंगा का मैदान कहते हैं, मध्य गंगा का मैदान, का मैदान। और जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है,
इसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। मैं मित्र नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर, निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। और इसके बाद जो असम में है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है, इसे असम का या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसे असम का, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसे ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान कहते हैं। मित्र मैंने बताया था कि इस मैदान का निर्माण, जो उत्तर भारत का मैदान है, इसका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा हुआ है। कैसे द्वारा, किसके द्वारा हुआ है? नदियों। इसमें 3 नदियां सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 3 नदियां सबसे महत्वपूर्ण है। का निर्माण 3 नदियों द्वारा हुआ है। 3 नदियों द्वारा हुआ है, जिसमें सबसे पहले सिंधु नदी, मैं बताऊंगा, आप चिंता न करें, सिंधु नदी। उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जहां से निकलती है इसे सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जिस जगह से तिब्बत के पठार से, मानसरोवर झील से निकलती है, उसे वहां पर सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे द्यांग कहते हैं, और जैसे ही यह असम में आती है इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा प्रादेशिक विभाजन में, प्रादेशिक विभाजन में इसको कितने भागों में बांटा गया है वो आप देखिए। सबसे पहले नंबर 1, राजस्थान का मैदान। प्रादेशिक विभाजन में सबसे पहले राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। नंबर 2 पे आता है बी में पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान। हरियाणा का मैदान। नंबर सी पे आता है आपका गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा है। नंबर सी पर है आपका गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। इसे 3 भागों में बांटा है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और उसके बाद निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। मित्र आप इस तरह लिखते जाए, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए। मैदान, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा था। ऊपरी गंगा का मैदान जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है, मध्य गंगा का मैदान जो बिहार वाला भाग है, और निम्न गंगा का मैदान जिसे पश्चिमी बंगाल वाला भाग है। इसके बाद जो चौथा है वो आपका आता है असम का ब्रह्मपुत्र का मैदान। नंबर डी पर क्या है? असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए प्रादेशिक विभाजन में जिसका विभाजन नदियों द्वारा हुआ है, और इनके क्षेत्र विशेष के नाम पर इनका नाम, मैदान का नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहले राजस्थान का मैदान, दूसरे नंबर आपका पंजाब का मैदान आता है, फिर गंगा का मैदान, गंगा का भाग मैदान 3 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का जो मैदान है, सॉरी राजस्थान का जो पंजाब का जो मैदान है, पंजाब का मैदान जो सिंधु की सहायक 5 नदियां हैं उसके द्वारा हुआ है। और गंगा का मैदान का निर्माण आपका गंगा नदी द्वारा हुआ है, और असम का मैदान का निर्माण आपकी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है। मित्र आप इसका नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे बताता हूं मैं। देखिएगा आज मैं आपको जो बताऊंगा मोस्टली वह राजस्थान और पंजाब या हरियाणा के मैदान के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, आप दोनों देखिए, दोनों पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज मैं बताऊंगा राजस्थान का मैदान और पंजाब का मैदान बताऊंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट में आपका गंगा का मैदान और निम्न असम का मैदान बताऊंगा। इसके 2 पार्ट आएंगे, दोनों पार्टों को देखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले राजस्थान का मैदान।
सबसे पहले राजस्थान का मैदान। आप लोग हेडिंग बनाइए राजस्थान का मैदान। आप लोग हेडिंग बनाइए राजस्थान का मैदान। ये तो राजस्थान का मैदान था। अब इतनी देर में लिखता चलूंगा मैं। देखिए राजस्थान के मैदान में सबसे पहले आप बताएंगे कि यह मैदान मोस्टली राजस्थान क्षेत्र में है। जो राजस्थान है उस क्षेत्र में है, और राजस्थान का मैदान का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक इमेज बनती होगी कि यह मैदान पूर्णतः मरुस्थली है या रेगिस्तानी है। तो मित्र ये बात बिल्कुल सही है। इसका अधिकांश भाग पूरी तरीके से मरुस्थली व राजस्थानी है। तो देखिए राजस्थान का मैदान आप लिखते जाइए। यह मैदान मुख्यतः राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी नाम सुना होगा मित्र आपने। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी। जब यह पर्वत श्रेणी बनी थी तो काफी ऊंची थी। अपर्दन और अपक्षय द्वारा इस पर्वत श्रेणी का क्रम से क्षय होता रहा, इसलिए अब यह बहुत कम ऊंची है। यह पर्वत श्रेणी है मोस्टली दिल्ली से, ये दिल्ली है, दिल्ली इस तरीके से आती है, गुजरात राज्य तक जाती है। आपने देखा होगा तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन वगैरह है, वो इसी पर्वत श्रेणी पर बसे हुए हैं। जो राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में वह मोस्टली इसी पर्वत श्रेणी पर बसे हुए हैं। तो देखिएगा ये अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में है। ये राजस्थान का मैदान कहां पर है? अरावली श्रेणी के पश्चिम में है, पश्चिम में है। पहला पॉइंट मित्र आपका ये हो गया। इसको यहां पर दो भागों में बांट दिया गया है। इसको यहां पर दो भागों में बांटा है। सबसे पहले राजस्थान का मरुस्थल, सबसे पहले क्या है? राजस्थान का मरुस्थल। मरुस्थल नंबर 2 पर, इस पर क्या है? बी पर राजस्थान का बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र। तो देखिएगा राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है मोस्टली अरावली श्रेणी के पश्चिम में पाया जाता है। यह पूरी तरीके से रेगिस्तानी है, मरुस्थली है। और अरावली श्रेणी की जो दक्षिण और पूर्व दिशा में जो मैदान है यह मोस्टली बागर क्षेत्र है। राजस्थान का कैसा क्षेत्र है? बागर क्षेत्र है। बागर क्षेत्र ऐसी क्षेत्र को कहा जाता है जिसकी मृदा अधिकांश पुरानी प्रवृत्ति की हो, पुरानी मृदा। तो देखिएगा आप हेडिंग बनाइए राजस्थान का मरुस्थल। राजस्थान का मरुस्थल हेडिंग बना लीजिए, राजस्थान का मरुस्थल इसी में है, मरुस्थल। देखिए इसमें इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, नोट करते जाइए। इसे थार का, राजस्थान का मरुस्थल, इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यह गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है। गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है। मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो राजस्थान का मरुस्थल कैसा है? आपका गर्म मरुस्थल है। अब नोट करिए इसे। यहां
वर्षा वार्षिक 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहां वर्षा देखी जाए तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसी कारण यहां पर वनस्पति, यहां पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है। यहां पर शुष्क वनस्पति जैसे जैसे कीकड़, कीकड़ का पौधा देखा होगा आपने, कीकड़, नागफनी, जैसे आदि। तो मित्र देखिए, जो राजस्थान का मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल में मोस्टली जो वर्षा है वह 25 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। वहां की जो जलवायु है, हवा है, उसमें बहुत कम नमी पाई जाती है। इसी कारण यह जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, इसे राजस्थान का मरुस्थल कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। यह क्षेत्र वर्षा कम होने के कारण यह क्षेत्र मरुस्थली है। और इसी कारण यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वह शुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और जैसे नागफनी है, कीकड़ है, जैसे पेड़ मिलते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाला पॉइंट। देखिए, इस मरुस्थल में बालू तथा बालू का स्तूप आपने देखे होंगे, राजस्थान के भी गए होंगे, या जो लोग राजस्थान के रहने वाले होंगे देखेंगे। यहां पर इस मरुस्थल में बालू या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। स्तूप पाए जाते हैं। बालू या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यह स्तूप अशोक स्तूप नहीं, जो का स्तूप होते हैं, यह अर्धचंद्राकार होते हैं। चंद्राकार होते हैं। यह स्तूप चंद्राकार होते हैं और यह स्तूप बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हवा चलती है तो बालू जो होती है वह हवा के साथ उठ करके दूसरे स्थान पर ढेर बना लेती है, स्तूप बना लेती है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार होता है। और इन स्तूपों को, अर्धचंद्राकार स्तूपों को बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। इन स्तूपों को बरखान कहते हैं। इन चंद्राकार स्तूपों को बरखान कहते हैं। डिफरेंस पेन से लिख देता हूं मैं, बरखान कहते हैं। बरखान कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये स्थल है, इस तरीके से इस तरीके से बालू के स्तूप होते हैं, इन्हें बरखांस कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। बरखान कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे, यह स्तूप
या बरखान। हवा चलने के कारण बनते बिगड़ते रहते हैं। बनते बिगड़ते रहते हैं। इसके बाद इन स्तूपों में ग्रेनाइट ग्रेनाइट कॉमा नीस कॉमा प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जिन ग्रेनाइट से संगमरमर प्राप्त होता है। ग्रेनाइट से संगमरमर प्राप्त होता है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसका मित्र समझते चलिए, या तक मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है, दूसरा बोर्ड भी मेरे पास है। देखिए राजस्थान के मरुस्थल में यहां पर जैसलमेर, ये जो पश्चिम भाग है जो पाकिस्तान से सटे हुए जिले हैं राजस्थान के, वहां पर कुछ झीलें पाई जाती हैं और कुछ झीलें पाती हैं। देखिए इसमें पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसे जैसलमेर में कुछ झीलें पाई जाती हैं। कुछ झीलें पाई जाती हैं जिन्हें प्याला झील कहते हैं। झील कहते हैं जिन्हें प्याला झील कहते हैं। तो ये जो मैंने बताया वो राजस्थान का मरुस्थल बताया। अब मैं बताता हूं राजस्थान का बागर क्षेत्र। मैंने दो बताई थी राजस्थान के मैदान में, एक तो राजस्थान का मरुस्थल और राजस्थान का बागर क्षेत्र। अब राजस्थान का बागर क्षेत्र बताता हूं। राजस्थान का बागर जो क्षेत्र है वो जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके जस्ट जो क्षेत्र है उसको राजस्थान का बागर क्षेत्र कहते हैं। बागर का मतलब होता है, बागर क्षेत्र, बागर मृदा का मतलब ये होता है कि ऐसी मृदा जो पुरानी प्रकृति की मृदा होती है उसे बागर मृदा कहते हैं। जैसे इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं। जैसे ये मान के चलिए नदी है, ये नदी कोई प्रवाहित हो रही है, नदी है, इसके किनारे किनारे ये जो मिट्टी पाई जाएगी वो खादर मिट्टी पाई जाएगी, नई मिट्टी पाई जाएगी। कैसी मिट्टी है? खादर प्रकार की मिट्टी है, इसे नई मिट्टी कहते हैं। क्योंकि बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष यहाँ की मिट्टी, बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष जो नदी होती है वह अपने साथ लाए हुए हिमालयी अवसाद को यहाँ छोड़ देती है, इससे एक नई मृदा का निर्माण होता है। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा नहीं होती। इसके बाद इससे पहले की यहाँ ये वाली जो मिट्टी है जिसे बागर मिट्टी कहते हैं, ये पुरानी मिट्टी, उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसे पुरानी बागर मिट्टी कहते हैं, यहाँ की पुरानी बागर मिट्टी है। तो राजस्थान का जो अरावली है उसके अधिकांश में बागर मिट्टी पाई जाती है। तो बागर दोमती के नाम पर इसको बागर का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र कहते हैं। तो अब देखिए अगला पॉइंट है राजस्थान का बागर क्षेत्र। राजस्थान का बागर क्षेत्र नंबर 2 पर है राजस्थान का बागर क्षेत्र या मैदान। ठीक है, ये बता चुका हूं बागर मृदा किसे कहते हैं। तो इसके बारे में लिखिए आप।
यह मैदान अधिकांशतः अरावली पर्वत श्रेणी के पास का क्षेत्र है। अरावली पर्वत श्रेणी नई दिल्ली से आपके गुजरात तक जाती है, उसके जो नजदीक का क्षेत्र है उसे बागर क्षेत्र है। यह राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र है। कृषि योग्य क्षेत्र है। यहां पर इस क्षेत्र में यहां पर प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदी लूनी नदी है। मित्र, लूनी नदी की अपनी एक विशेषता है और यह विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जो लूनी नदी है इसकी अपनी एक विशेषता है और इसकी विशेषता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप उसको अपने कमेंट्स में बताइए इस नदी की क्या विशेषता है और वो परीक्षा में पूछी जाती है। यह नदी अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी है, मतलब नदी राजस्थान में निकलती है, राजस्थान में विलीन हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसमें देखिए, इस क्षेत्र में, इस मैदान में नमकीन खारे पानी की प्रमुख झील पाई जाती है, जैसे सांवर झील, डीडवाना झील, नोट करते जाइए आप, मेघान झील आदि। एक विशेषता लिखिए इसकी, सांवर झील की विशेषता लिखिए। सांवर झील की विशेषता लिखिए आप, सांवर झील की विशेषता लिखिए नोट करके। सांवर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांवर झील सबसे बड़े खारे पानी की झील है। इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, आप लीजिए। मित्र, मैंने बताया, इसमें मेरा एक पॉइंट छूट गया था। राजस्थान का जो मध्य क्षेत्र है, पश्चिमी साइड वाला होकर के एक नहर निकाली गई, इसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, और यह नहर वह सतलज नदी से निकाली गई है जो पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करती है और उस क्षेत्र को योग्य बनाती है। तो राजस्थान का मैदान जो मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं पंजाब और हरियाणा का मैदान। मित्र, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मित्र, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, मेरे हाथ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अधिकांश शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और उसके बाद से सब्सक्राइब जरूर कराइए। आपसे मेरी गुजारिश है, ताकि मेरा जो मिशन है कि मैं हर गरीब से गरीब उस स्टूडेंट को शिक्षित कर पाऊं, आपसे मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो देखिए आगे,
अगला है आपका पंजाब या हरियाणा का मैदान। मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का भी, इसका पंजाब हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब या हरियाणा का मैदान, देखिए पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है, पंजाब और हरियाणा का मैदान है, इस मैदान का निर्माण जो हुआ है सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। फिर देखिए पंजाब का जो मैदान है, इसका जो निर्माण है सिंधु की 5 सहायक नदियां, इसमें झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस नदियों के दोआब क्षेत्र के हुआ है। लेकिन इसका अधिकांश मैदान पाकिस्तान में पड़ता है। भारत इसका कुछ क्षेत्र पाया जाता है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आप देखिएगा पंजाब व हरियाणा का मैदान नंबर 2 पर आता है, पंजाब व हरियाणा का मैदान। हरियाणा का मैदान देखिएगा मित्र, इस मैदान का निर्माण, सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी, आप क्रम भी लिख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम मित्र पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले सिंध, सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो मैं सबसे पहले उसी को लिखकर दिखाता हूं, सिंधु तो उसमें ऑलरेडी है ही है। सबसे पहले झीलम, नंबर 2 चिनाब, नंबर 3 रावी, आप इसी क्रम में लिखते जाएं, उत्तर से दक्षिण या रावी। उसके बाद नंबर 4 पे आपकी आती है व्यास, जिसे विपाशा कहते हैं वेदों में। नंबर 5 पर आपका सतलज, सतलज जिसे वेदों में शतुद्री कहा गया है। चिनाब को अष्टमी कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया, सतलज को शतुद्री कहा गया है। तो देखिएगा इस मैदान का निर्माण सिंधु की सहायक नदी कौन सी, झीलम, चिनाबी, व्यास और सतलज से हुआ है, से हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, इसी में लिखिए, इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान में पड़ता है, तो भाई अपना बदली है, हमसे दुआ है, इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ता है, नोट कर लीजिए आप। भाई ये पाकिस्तान है, अपना बच्चा तो है, लेकिन बिगड़ गया है, आज ये चीन के पास चला गया है के लिए। देखिएगा इसका शॉट ले लीजिए इसका, देखिए मैं इनके बारे में बताऊं जस्ट आपको। देखिए नदियां कौन कौन सी हैं, आप मेरे साथ छोटा सा एक मैप बनाएंगे, आप मेरे साथ एक मैप बनाएंगे भारत का, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। देखिएगा आप भी मेरे साथ ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से। देखिए
ये सिंध नदी यहां से निकली हुई है, तिब्बत के पठारे, तिब्बत वाला क्षेत्र है। चीन ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है, अवैध अधिकार कर लिया है, इसे अपना क्षेत्र मानता है। यहां से एक नदी निकली है इस तरीके से, और अपने बच्चा पाकिस्तान में पहुंच जाती है। इसके बाद अपने भारत से के पास से इस तरह एक नदी निकली है, इसे झीलम नदी कहते हैं। और इसी तरीके से एक नदी है चिनाब नदी, इस तरीके से पाकिस्तान में जाती है चिनाब नदी। ये झीलम नदी है, ये सिंध नदी है, और ये आपकी चिनाब नदी है। उसके बाद ये नदी है, उसके बाद सॉरी ये सतलज, और इसके पास से इस तरीके से अलग पेन से बना देता हूं, ये ब्यास नदी है जो सतलज में मिल जाती है आकर के। सबसे पहले सिंध नदी, इसके बाद झीलम है, ये सिंध नदी है, ये चिनाब नदी है, ये रावी नदी है, ये ब्यास है, और ये सतलज है। ठीक है मित्र, तो आप देखिएगा ये जो नदियां हैं इनके जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, जैसे ये इसके बीच का क्षेत्र, इसके बीच का ये क्षेत्र, और इनके बीच का ये क्षेत्र, रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र, ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र दुआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दुआब कहलाता है। और सिंध की 5 नदियों के क्षेत्र क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। सिंध की जो 5 सहायक नदियां हैं, झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन 5 नदियों के क्षेत्रों क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। इसका अधिकांश भाग मित्र पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ भाग इसका भारत में पड़ता है। तो भारत में जो पड़ता है इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दुआब, दुआब क्षेत्र, दुआब, दुआब। तो आप कह सकते हैं दो नदियों के बीच का मैदान दुआब कहलाता है, आब कहलाता है। दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है उसे दुआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दुआब कहते हैं। अब मैं बताता हूं इन्हीं के बारे में। जैसे देखिएगा, अब मेरे साथ इस तरह मैप बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे ताकि आपकी समझ में आ सके। देखिएगा, ये सिंध नदी तिब्बत के पठार से निकली है, पाकिस्तान में जाकर अर्थ में मिल जाती है। ये आपकी सिंध नदी है मित्र। कौन सी नदी है? सिंध नदी, सिंधु नदी है, ये सिंध नदी है। जस्ट इसके पास में ये चिनाब नदी है, ये पाकिस्तान में आकर के यहां मिल जाती है चिनाब नदी, चिनाब नदी है। इसके बाद ये झीलम नदी है, झीलम नदी है। आप भी मेरे साथ ऐसी बात चलिए। उसके बाद ये आपकी रावी नदी है, रावी नदी है। और इस तरीके से तिब्बत से ये एक नदी निकली है,
तिब्बत से ही एक नदी निकली है, जिसे सतलज कहते हैं। मैं तो थोड़ी सी और नीचे करनी पड़ेगी, तो एक नदी और बनानी है। ये सतलज नदी है, और इसी में आकर के एक छोटी सी नदी आके मिल जाती है, जिसे ब्यास कहते हैं। ये आपकी ब्यास नदी है, ब्यास नदी है। ये 5 नदियों का क्षेत्र है, इसे पंजाब कहते हैं। आप इसका चित्र बना लीजिए इस तरीके से। थोड़ा इसकी ड्राइंग कर देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। आप भी मेरे साथ इस तरह ड्राइंग कर लीजिए, समझा दूंगा मैं ड्राइंग क्यों की है, इसकी कारण है, जिससे आपको क्षेत्र समझ में आ जाएगा। 2 नदियों के बीच क्षेत्र है, वो समझ में आ जाएगा आपको। ये नदियों का उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं झीलम, चिनाब, ब्यास और सतलज। आप बता सकते हैं। देखिएगा, झीलम और सिंध के जो बीच का जो दोआब है, सिंधु सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सागर कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि ये बताइए, झीलम और सिंध नदी के बीच का जो दोआब है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इसे सिंधु सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सागर, सिंधु सागर। नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से झीलम और चिनाब, इस तरीके से झीलम और चिनाब के जो बीच का जो दोआब क्षेत्र है, जैसे झीलम और चिनाब के जो बीच का दोआब वाला क्षेत्र है, इसे चाज कहते हैं। क्या कहते हैं? चाज। नोट करता हूं मैं। चाज। अगर पूछा जाता है कि ये बताइए, झीलम और चिनाब के बीच का जो मैदान है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो चाज के नाम से जाना जाता है। चाज का मैदान। इसी तरीके से मित्र देखिए, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी के बीच का जो मैदान है, उसे रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। नोट करते जाइए आप। रचना। किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं मित्र मैं, इनके जो बीच का जो क्षेत्र है उसको बता रहा हूं मैं, उसे रचना कहते हैं। रचना। चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र है, उसका नाम रचना है। उसके बाद रावी और ब्यास का, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के जो बीच का जो मैदान है, जो दोआब है, उसे यहां लिख देता हूं मैं, आप भी इस तरीके से लिख लें। वारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वारी कहते हैं। वारी। देखिए, ब से ब्यास हो रहा है और र से रावी हो रहा है, तो रावी और ब्यास के बीच क्या कहलाता है? वारी कहलाता है। चाहे इसमें भी और रचना में भी क्या है, तो बता सकते हैं चिनाब और रावी के बीच का क्या है? मतलब रचना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज, व्यास और सतलज के जो बीच का क्षेत्र है, उसे विष्ट कहते हैं। विष्ट या विष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्ट कहते हैं। इस तरह कर लीजिए, विष्ट कहते हैं। एक विष्ट शब्द होता है, वो चिनाब और सतलज के बीच का क्षेत्र है, लेकिन एक जो शब्द भी है विष्ट, इतिहास में विष्ट शब्द का मतलब ये होता है कि जो
दान में दी गई भूमि होती थी उसे विष्ट कहते थे। क्या कहते थे? विष्ट कहते थे। जो दान में दी गई भूमि होती थी उसे विष्ट कहते थे। तो देखिए, ये पूछा जाता है मित्र, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में और मैं लिखाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्र मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे ताकि आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो सके। लेकिन मित्र प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये मेरे आपसे हाथ जोड़ कर मैं इसे मिटाता हूं इसे। नेक्स्ट देखिए, अब इन्हीं के बारे में बताऊंगा मैं। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है मित्र। उत्तर से दक्षिण क्रम देखिएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम। सबसे पहले क्या था? सिंधु सागर। सबसे पहले क्या था? सिंधु सागर। सिंधु सागर बताइएगा, सिंधु सागर किन दो नदियों के बीच का था, मैदान था? तो आप बता सकते हैं सिंधु नदी प्लस झेलम नदी। सिंधु नदी और झेलम नदी। उसके बाद देखिएगा चार्ज, नंबर 2 पर क्या था? चार्ज। चार्ज चार्ज में आपकी झेलम नदी, जो चार्ज का मैदान है वो झेलम नदी प्लस चिनाब नदी के बीच का है। चिनाब नदी जो चार्ज का मैदान है, चार्ज का द्वार क्षेत्र है, वो झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का मैदान है। उसके बाद है रचना। रचना है आपका चिनाब नदी प्लस रावी नदी। रावी नदी। उसके बाद है विस्ट। 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 विस्ट के बारे में बताइए। रावी, बताइए बताइए, रावी और नदी और कौन सी है? रावी नदी प्लस व्यास नदी। व्यास नदी। रावी नदी और व्यास नदी। नंबर 5 पर है आपका, इधर लिख देता हूं, ये मित्र वारी। ये कौन सा है? वारी। उसके बाद विस्ट है। क्या है? विस्ट। विस्ट आपकी व्यास नदी, व्यास प्लस सतलज नदी की जो मैदान है उसे विस्ट कहते हैं। रावी और व्यास के बीच का जो मैदान है उसे वारी कहते हैं। आप इसका स्क्रीन लीजिए मित्र, पूछे जाते हैं इंपोर्टेंट की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने। इसके बारे में थोड़ा सा और है। देखिएगा, यह मैदान, आप लिखिए इसी में, यह मैदान, यह मैदान आप मेरे साथ लिखते चलिए। यह मैदान अधिकांश है वांगर, दोमत, वांगर जलोढ़ से बना है। मिट्टी से बना है। क्योंकि मित्र इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी नदियां? पूर्ववर्ती नदियां हैं। जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ उससे पहले ये नदियां बह रही थी, प्रवाहित हो रही थी। हिमालय के निर्माण के साथ इन्होंने अपने गार्ज को गहरा कर लिया, इसलिए यह अपना अधिकांश क्षेत्र बाढ़ के रूप में, जल प्रवाह बाढ़ के रूप में नहीं दे पाती। इसी कारण इसका जो अधिकांश भाग है वो बांगर प्रकार की जलोढ़ मिट्टी से बना है। लेकिन नदियों के किनारे, नदियों के किनारे खादर जलोढ़ पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है।
नोट कर लीजिए आपसे। दूसरी विशेषता इसकी यह है पंजाब हरियाणा हिमालय मतलब मैदान की, कि इस मैदान से प्रभावित होने वाली नदियां अरब में जाकर गिरती हैं। कहां गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नोट कर लीजिए आपसे, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, यह मैदान जल विभाजन का कार्य करता है, देखिए कैसे। यह मैदान है, इधर से यह मैदान, ये वाला क्षेत्र है, इससे जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं वो अरब सागर में जाकर जल गिराती हैं। लेकिन इसके जस्ट दक्षिण पूर्व वाला जो भाग है उसकी अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कहां पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इस कारण यह मैदान जल विभाजन का कार्य करता है। जैसे यहां से जो नदियां हैं जो निकली हुई है, गंगा नदी वगैरह, ये सारी बंगाल में जाकर के, बंगाली खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो मित्र आज कितना ही, सेकंड वीडियो इसकी आप जरूर देखिए, जिसमें आपको गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान बताऊंगा। बहुत ही शानदार वीडियो होगी। जिस तरीके से मैंने ये बताया, इससे भी अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा देखने के लिए। आपसे गुजारिश मेरी यही है मित्र कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और मेरा जो लक्ष्य है, ताकि मैं अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकूं, हर गरीब बच्चे तक मेरी यह शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अधिकांश तरह शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।